Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्टेड बाय गोल इंस्टीट्यूट फॉर नीट 2023 जो कंडक्ट किया गया था 18/9/2022 और मीन टेस्ट 02 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है Question number 1. A plumb line is suspended from roof of a railroad car. When the car is moving on a circular track, plumb line incline. अब जैसे मान लेते हैं कि प्लम लाइन कहते हैं किसको, जैसे दीवार जोड़ने वाला जो राजमिस्त्री होता है उसका जो बॉब होता है, जो धागा से टंगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लम लाइन। तो इसको यदि हम रूप से टांग देंगे ऐसे और ये सर्कुलर पाथ पर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। मान इस तरह के सर्कुलर पाथ पर ये घूमेगा ऐसे, है ना। मान ये जो है, मान यहां नहीं रह करके ये जो है यहां आ जाएगा। तो ये कहता है कि व्हेन द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक द प्लम लाइन इनक्लाइन। प्लम लाइन इनक्लाइन किधर होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से क्या हो जाएगा, दूर तरफ चला जाएगा, ये ऐसे दूर तरफ चल जाएगा। इसका कारण है कि एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगेगा इस डायरेक्शन में और ये टेंशन इधर रहेगा, mg नीचे लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, तब ना बैलेंस करेगा। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात करेंगे तो mv²/r, और इस दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा और नेट क्या हो जाएगा, 0 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे कि ये जो है इस डायरेक्शन में जैसे सर्कुलर पाथ पर जब घूमेगा तो वो सेंटर से दूर चला जाएगा। तो सेंटर से दूर चला जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा 4। सेकंड नंबर देखिए, ड्रम ऑफ ऑयल आर इनक्लाइन इन कैरिड इन ए ट्रक। मतलब इस तरह से है, ट्रक है ये, और इसमें ऑयल जो है भर दिया गया है। ये ऑयल जो है भर दिया गया है। जैसे ही इसका मोशन जब एक्सेलरेटेड होगा तो इसका शेप ऐसे हो जाएगा। अब इस तरह से हो जाएगा, तो कहता है प्रॉब्लम में कि द सरफेस ऑफ द ऑयल इन द ड्रम विल बी, द सरफेस जो है ऑयल का जो होगा वो राइज करेगा किधर, पीछे की ओर, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ऊपर चला जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे रहेगा। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 3। आंसर 3 हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर को देखिएगा। स्ट्रेचिंग फोर्स 500 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एंड एन इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड एट द सेम टाइम। अब जैसे सपोज दैट कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और इधर से हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इधर से 500 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो इधर से भी 500 न्यूटन का लगवे करेगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। 500 न्यूटन का ऊपर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, तब तो रेस्ट में रहेगा। तो रीडिंग कितना देगा, तो रीडिंग देगा 500 न्यूटन के ही बराबर देगा, क्योंकि ये तो ऐसे भी नहीं लगेगा तो मोशन में हो जाएगा। रेस्ट में रखने के लिए हमको जितना नीचे जो वजन है उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो रीडिंग लेके देगा क्या, एक कहीं देगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 500 न्यूटन ही हो जाएगा आंसर। उसके बाद 4 नंबर देखिए, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L लाइज ऑन ए टेबल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक यूनिफॉर्म रोप है, ये टेबल है, यह यूनिफॉर्म रोप है, रोप कहिए या चैन कहिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पर रफ है तो म्यू है ये। द मैक्सिमम लेंथ L कैन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग from the length from the edge of the table without sliding down। मैक्सिमम लेंथ कितना कहता है, तो मैक्सिमम लेंथ जो होगा, मान ले कि x L1 है दिया हुआ, तो ऊपर का लेंथ कितना बच जाएगा, L - L1। इसका वजन जो होगा और इसका जो वजन
के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना, इसका जो वजन होगा, इसका वेट होगा, नॉर्मल लगेगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इसके बराबर कर देना है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? तो टोटल मास है एम एल लेंथ का, तो L1 लेंथ का इतना हो गया और इनटू में जी। तो इस केस में फ्रिक्शनल जो फोर्स हो गया लिमिटिंग ML1 जी अब भाई L हो जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू इनटू में N, और यहां पर जो वजन जो बचेगा M/L इनटू में L माइनस L1 इनटू में G, और वही नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि M/L L माइनस L1 इनटू में G, यानी कि ML1G अब बाई L से L कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू L माइनस म्यू L1 बराबर L1, इसको इधर कर दे रहे हैं, तो म्यू L बराबर म्यू प्लस 1 इंटू में L1, यानी कि L1 जो होगा, यहां से देख लीजिए, L1 जो हो गया म्यू L बाई म्यू प्लस 1 हो गया। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद 5 नंबर है क्वेश्चंस। 5 नंबर कहता है का कि ये स्ट्रिंग जो है नेग्लिजिबल मास है ओवर ए क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m, पुली का भी मास दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 3m एज शोन इन द फिगर, पुली का भी मास दिया हुआ है, जैसे यहां पर ये पुल्ली है, ये यहां पर ये पुल्ली है और ये धागा है ऐसे, इसका मास है 3m, तो इसमें वजन हो जाएगा 3mg, वेट होगा इसका, तो टेंशन भी हो जाएगा 3mg, और इधर भी हो जाएगा 3mg, और ऊपर हो जाएगा टेंशन भी, ये भी हो जाएगा 3mg, और एक वजन इसका वेट भी है, पुल्ली का भी mg, यानी कि पुल्ली की हम बात करेंगे तो इधर भी एक फोर्स लगेगा 3mg के बराबर टेंशन, और एक इधर लगेगा 3mg, और एक इधर लगेगा mg, वेट किसका? पुल्ली का वेट है ये। इधर हो जाएगा 4mg टोटल, और 4mg और ये दोनों का रिजल्टेंट इधर लगेगा, और यही बराबर करेगा इसको, इसी यही वाला क्लैंप पर फोर्स लगाएगा, तो इसलिए फोर्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3mg के स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 4mg के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5mg। यहां तक 5mg हो गया ये। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर देखिएगा, सिक्स नंबर, ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब ये वाला एलिवेटर का, ये लिफ्ट का, ये इसके फ्लोर पर एक ब्लॉक रख दिया गया है यहां पर 80 kg का, और इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रख दिया गया है 30 kg का, प्लेस्ड ऑन विच अदर ब्लॉक ऑफ मास 30 kg is also placed. The elevator is moving up with a constant acceleration. एलिवेटर ऊपर जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एलिवेटर ऊपर जा रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द 30 kg ब्लॉक ऑन द 80 kg, कहता है कि 30 kg ब्लॉक 80 kg पर कितना लगाएगा, तो यहां पर का जो नॉर्मल जो रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा वही लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर लगेगा नॉर्मल, और इधर लगेगा 30 kg यानी 30g, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका इक्वेशन हम उससे लगाएंगे, तो ऊपर जा रहा है तो n माइनस 30g बराबर 30 इंटू में a, और a की जगह यही वाला है 2.5, नॉर्मल निकालेंगे 30 इंटू में g प्लस a, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, ये तो 10 है प्लस 12 2.5 है, इतना न्यूटन, ये हो गया, ये आ जाएगा 375 न्यूटन। ओके, ये
ये जो है फोर्स लगाया, ये नॉर्मल लगाया किस पर, 80 केजी लगाया है किस पर, 30 पर। 30 भी लगाएगा 80 केजी पर, इतना ही लगाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है कि ये पुल्ली है, ये और इसका फिगर ये है। ये M1 है और इधर M2 है। M1 है 6 केजी और यह है 9 केजी। एट t बराबर 0 बोथ मासेस टच द ग्राउंड। t बराबर 0 पर दोनों ग्राउंड से टच किए हुए हैं। एंड स्ट्रिंग इज ए टाउट, स्ट्रिंग जो है टाइट है, उसमें कुछ टेंशन है। ए वर्टिकल अपवर्ड फोर्स F बराबर 3t, F दिया हुआ है F बराबर 3t प्रॉब्लम में, F बराबर 3t। तो कहता है कि द टाइम व्हेन M1 इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, कितना समय के बाद जो M1 जो है यानी 6 केजी जो है ग्राउंड को छोड़ देगा। तो पहले ग्राउंड को छोड़ने के लिए इनमें टेंशन जो होना चाहिए 6G होना चाहिए, यानी टेंशन 6G कम से कम होना चाहिए 60 न्यूटन या उससे अधिक छोड़ने के लिए। और ये T है तो इधरों T ही होगा। F बराबर हो गया, फार्मूला हो जाएगा 2T, यानी F हो जाएगा 120 न्यूटन। 120 न्यूटन हो गया F, अप्लाइड फोर्स हो गया 120 न्यूटन। और F इजिकल टू 3T है, तो 3T इजिकल टू 120 न्यूटन, तो T इजिकल टू हो जाएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में जो है वो छोड़ देगा, फोर्स लगाने के बाद 40 सेकेंड लगेगा तो छोड़ देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर है कि when forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F1 are mutually perpendicular। 8 नंबर देख लीजिए, यह है F1 और इधर है F2, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और रेस्ट में है तो F3 इधर लगेगा, तो वहीं रेस्ट में होगा ये। तो पार्टिकल रिमेन्स एज स्टेशनरी, पार्टिकल स्टेशनरी है, इसका मतलब कि F3 इधर लगेगा, F3 इस डायरेक्शन में लगेगा और F1 इधर, मानी F1 और F2 परपेंडिकुलर है। इफ द फोर्स F3 इज नाउ रिमूव, तब सोचिए कि जब रेस्ट में है तो F3 जो होगा इस दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। F3 जब है F3 का मैग्नीट्यूड जो होगा रूट अंडर ये दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, तभी तो रेस्ट में होगा। अब इसको कहता है कि हटा दिया गया है, F3 को जैसे ही रिमूव कर देंगे तो बच जाएगा कौन, F1 बच जाएगा और इधर बच जाएगा F2, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ऐसे। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो रूट अंडर F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर, जो कि F3 के बराबर ही है। तो कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स F3 बाई m। यही आंसर हो गया है ना। या ये भी हो सकता था, एक और आंसर हो सकता था, ये होगा या नहीं तो ये होता, लेकिन ये तो चॉइस में है ही नहीं है, तो ये बराबर F3 है, इसलिए ये वाला चॉइस में आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 9। नाइन नंबर है, 9 नंबर। 9 नंबर कहता है ए गन इज माउंटेन ऑन ए व्हीकल विच इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस रोड। फ्रिक्शनलेस रोड है, उस पर एक गन माउंटेड है। द गन फायर्स 50 बुलेट्स पर सेकेंड, ईच बुलेट विथ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ईच बुलेट 80 ग्राम। स्पीड दिया हुआ है गन का 600 मीटर पर सेकेंड,
और नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड है 50 बुलेट्स पर सेकेंड, और एक बुलेट का मास जो दिया हुआ है 80 ग्राम है, केजी में आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ मास ऑफ ईच बुलेट दिया हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द व्हीकल, तो व्हीकल पर क्यों प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन? इसलिए क्योंकि बुलेट पर जो फोर्स लगेगा तो बुलेट भी लगाएगा व्हीकल पर फोर्स। व्हीकल पर जो फोर्स लगाएगा तो पहले फोर्स निकालना चाहते हैं, तो फोर्स का जो फार्मूला होगा MNU, M के वैल्यू हो गया 80 10⁻³ 50 और U हो जाएगा 100 600 इतना न्यूटन। 3 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 गुने में 80, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। किस पर लगेगा? इतना न्यूटन फोर्स लगेगा बुलेट पर, तो बुलेट भी लगाएगा व्हीकल पर फोर्स इतना ही न्यूटन, तो उसका व्हीकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई व्हीकल का मास, तो इसका हो जाएगा 30 इंटू में 80 बाई मास, इसका दिया हुआ है 2000। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 12/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। कहते हैं कि अपर 1/3 ऑफ एन इनक्लाइन प्लेन विथ इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ while 2/3 हाफ इज रफ। 2/3 हाफ नहीं, 2/3 पार्ट होना चाहिए, इज रफ। देख लीजिए, इंक्लिनेशन फाई है, 1/3 ये हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा। ये स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पर जब यहां पर आएगा तो इसका जो स्पीड जो है भी है, स्मूथ सरफेस पर जब यहां आएगा तो उसका स्पीड भी है। डिस्टेंस है यहां से यहां तक x/3, लेकिन एक्सेलरेशन स्मूथ सरफेस पर होता है g sin θ। इसलिए इसको हम लोग v² = e² प्लस 2s करेंगे स्मूथ सरफेस के लिए, तो 2a का वैल्यू हो जाएगा g sin θ, थीटा की जगह हो जाएगा यहाँ फाई, I इंटू में डिस्टेंस हो जाएगा x/3, यानी v² हो जाएगा 2gx/3 sin फाई। यानी जब यह स्मूथ सरफेस पर पहुंचा है तो वहां पर इसका स्पीड इतना है, लेकिन रफ पर जाएगा तो कहता है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो रफ सरफेस पर जाएगा तो ये तो रिटार्डेशन से जाएगा, नहीं ये तो रिटार्डेशन से जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा ऑन किस पर, पहले लिखेंगे ऑन रफ पर, रफ सरफेस पर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, g इंटू में साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई। आप लोग पढ़े होंगे, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। तो उस केस में हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 करते हैं, e² प्लस 2s लगाते हैं, तो फाइनल 0 हो जाएगा। e² तो ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2gx/3 sin फाई प्लस 2, ये तो उल्टा करेंगे तो माइनस आ ही जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ये ज्यादा होगा इससे, इसलिए ये नेगेटिव पहुंच जाएगा, रिटार्डेशन है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको रख देते हैं। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो रिटार्डेशन तो हो ही जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा कितना 2a 2g, ये हो जाएगा साइन फाई माइनस म्यू कॉस फाई, और डिस्टेंस हो जाएगा 2x/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा 2x/3 और 2 पहले था तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2gx/3 sin फाई प्लस 4gx/3
साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव, और ये जो है वो इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 है तो ये कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये साइन 5 प्लस 2 इंटू में साइन 5 माइनस म्यू कॉस 5 इक्वल टू 0, साइन 5 प्लस 2 साइन 5 माइनस 2 म्यू कॉस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 साइन 5 इक्वल टू 2 म्यू कॉस 5, इसलिए म्यू इक्वल टू 3/2 tan 5, इतना होगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है 11 नंबर। 11 तो ऐसा ही है, देख लीजिए। इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, यदि फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल नहीं होता है किस केस में? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और फोर्स यानी mg ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पैरेलल नहीं होता है। बट मेक्स सम एंगल विथ इट, कुछ एंगल बना रहा है, इट चेंजेस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एकदम राइट है। मतलब ये हुआ कि वह कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, जो फोर्स के डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट क्या करेगा? चेंज करेगा। दूसरा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन्स अनचेंजेस। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं कि mg जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल मोशन में वो चेंज नहीं करता है, जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करता है। इसलिए आंसर जो होगा दोनों जो है सही है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2। 12 नंबर देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच करना है। तो मैच के लिए हम लोग करते क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका आंसर पहला का हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो है बी जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क जो होता है वह जो है नेगेटिव होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हीट में जैसे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके कारण वर्क जो होता है वो हीट में बदल जाता है, इसलिए हीट एनर्जी के बराबर दूसरा हो जाएगा ये। और थर्ड हो जाएगा बी का, थर्ड हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, उसके कारण पावर 0 होता है और वर्क भी 0 होता है। तो थर्ड का सी का ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है मैच करेगा 1 के साथ, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 2। इसका भी आंसर हो जाएगा 2। असर्शन देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 13 नंबर। असर्शन रीजन का ये है क्वेश्चन। फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक मूविंग 1 डायमेंशन इज प्रोड्यूस कांस्टेंट पावर। यदि फोर्स लगाइएगा 1 डायमेंशन में तो कांस्टेंट पावर है, देन मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जरा सोच लीजिए 13 नंबर में पावर इक्वल टू होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी 0 डिग्री पर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि AP बराबर F/v। अब कहता है कि ये कांस्टेंट है। अब फोर्स लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वेलोसिटी वेरिएबल होगा, और ये वेरिएबल तभी होगा जब फोर्स वेरिएबल होगा, तभी नहीं कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि वेरिएबल मान लें कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब फोर्स वेरिएबल हो गया तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो गया, और एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, इससे पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कहता है कि इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जो कि गलत है ये। तो पहला ऑप्शन असर्शन जो है इसका रॉन्ग है। दिस कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विद द टाइम इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रीजन देखिए, रीजन क्या कहता है कि जो पावर जो होगा, जो कांस्टेंट पावर में टाइम से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एकदम सही है ये, इसलिए कि पावर बराबर हम लोग सिंपल चीज समझते हैं
कांस्टेंट पावर है तो एवरेज पावर भी कांस्टेंट के ही बराबर होगा। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क बाई टाइम, तो P इंटू टी बराबर वर्क, और वर्क बराबर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर इंटू टाइम जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसलिए ये भी ऑप्शन जो है 30 नंबर सही है। 40 नंबर देखिए, नंबर नंबर कहता है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन। इसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा नेट फोर्स वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, एकदम राइट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा है वर्क डन इज जीरो, ये भी करेक्ट है। जब फोर्स परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी का तो पावर ही जीरो हो जाएगा और वर्क भी जीरो हो गया। तीसरा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं, जब फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। और 4 है स्पीड इज कांस्टेंट, यस करेक्ट है, स्पीड कांस्टेंट होगा। जब फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी का लगता है तो स्पीड कांस्टेंट होता है। यानी कि ऐसा सोच लीजिएगा कि यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो वो फोर्स सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। ओके राइट, नेक्स्ट है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा, इसमें हम लोग चलते हैं 40 नंबर में। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, और 3 में जो दिया हुआ है 1 पहला, दूसरा और चौथा दिया हुआ है वही सही होगा। 15 नंबर, ए पार्टिकुलर मास 2 kg मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है ग्राफ पे, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है। ग्राफ ऐसे है, ये देखिए 8 है, ये -8 है और ये 10 है। तो कहता है कि 0 से 10 सेकंड तक वर्क डन बाय निकालिए रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है ऑल द फोर्स। तो ऑल द फोर्स का मतलब होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहां पर भी स्पीड वही है और 0 पर भी स्पीड वही है, डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ का वही होगा जो यहाँ का होगा। यानी 0 सेकंड पर जो काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो 10 सेकंड पर होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क डन हो जाएगा 0। आंसर इसका हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। 60 नंबर देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ये m/r पर पावर 8 माइनस n/r पर पावर 16 पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। पॉजिटिव कांस्टेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि पहले फोर्स 0 करते हैं तो x का वैल्यू r का वैल्यू कितना होगा निकाल लेते हैं, और फिर r का वैल्यू इसमें रख देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स बराबर होता है -du/dr। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, m r पर पावर -8 माइनस n r पर पावर 16। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा r के रेस्पेक्ट में तो m बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -8 r पर पावर -9 माइनस ये माइनस यहाँ भी रहेगा तो ये प्लस n इंटू 16 r पर पावर -17। ये हो जाएगा -8m r पर पावर 9 प्लस 16n r पर पावर 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग को उसका वैल्यू क्या करना है 0 करना होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब करना होगा, जब इक्विलिब्रियम निकालने के लिए उस फोर्स का जो वैल्यू जो है 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो उससे जब हम लोग निकालेंगे तो r का पावर आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको इधर लेके चल जाएंगे
8m बाई आर पर पावर 9 इजकल टू, इसको देख लीजिए 16n बाई आर पर पावर 17। ये कट जाएगा 2 से, इधर से 2 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरे कट जाएगा 8 से, तो लिख सकते हैं कि m इजकल टू 2n आर पर पावर 8। तो m बाई 2n बराबर 1 बाई आर पर पावर 8। आर पर पावर 8 का वैल्यू इतना निकल गया ये। अब आर पर पावर 8 का वैल्यू निकल गया था, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, U बराबर m बाई आर पर पावर 8 माइनस n बाई आर पर पावर 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू में 1 बाई आर पर पावर 8 और माइनस n इंटू में 1 बाई आर पर पावर 8 का ये होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो 16 हो जाएगा ये। और इसका वैल्यू जो हो गया m बाई 2n, m बाई 2n माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा n कॉमन, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू रख सकते हैं तो m बाई 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई 2n माइनस ये हो जाएगा n m स्क्वायर बाई 4n स्क्वायर। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4n 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई 4n। ये हो गया आपका आंसर। ये इसका, इसलिए इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट है, उसके बाद है 16 के बाद है 17। सिक्सटीन के बाद है 17। A point P moves in the counter clockwise direction on a circular path, moment P, such that the swept out a length s बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है। इस सर्कुलर पाथ पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t पर पावर 4 प्लस 9। इस रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है 16 मीटर है, रेडियस है 60 मीटर। तो कहता है कि एक्सेलरेशन निकालिए 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो उस सर्कुलर पाथ पर होगा। तो देख लिए हैं यहाँ पर, एक बार स्पीड निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट करके। 40q प्लस 0, तो v बराबर हो जाएगा 40q। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12t स्क्वायर, आने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 12t स्क्वायर। 2 सेकंड पर पूछता है, एट 2 सेकंड, तो टेंजेंशियल हो जाएगा कितना 12 इंटू में 2 के स्क्वायर, 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल हो गया। अब रेडियल निकालना पड़ेगा। नाउ रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। 2 सेकंड पर देखते हैं कि v का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 2 पर पावर 3 का होल स्क्वायर अब बाई 16। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तब v का वैल्यू इतना रख दिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पर, और 2 पर पावर ही हो जाएगा 6 बाई 16। ये तो कैंसिल हो गया। 2 पर पावर 6 का जो वैल्यू जो होगा, 2 पर पावर जो 6 का जो वैल्यू जो आएगा वो
64 आने के लिख सकते हैं। टू इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में ऐसे 6 बार करना होगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 64। अतः टोटल एक्सेलरेशन जो होगा रूट अंडर AR स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर। AR के स्क्वायर है 64 और ये है कितना 48 के स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर। बॉल ऑफ मास m is tied up with a string rotated along the circular ऐसे है, घूम रहा है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल पाथ पर ऐसे है, ऐसे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स T ही mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। यार यानी कि यार तो पूछता है कि टेंशन T है तो कितना फोर्स चाहिए इसको घुमाने के लिए, तो फोर्स चाहिए कितना टेंशन चाहिए, तो टेंशन जो है mv स्क्वायर बाई r है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका आंसर जो है 3 नंबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो है स्ट्रिंग है, वर्टिकल स्ट्रिंग रहता है ऐसे तो mg भी लगता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कर दिया, कोई टेबल पर घूम रहा होगा इस तरह से। 18 के बाद 19। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का। जरा सोचिए कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के स्क्वायर का होगा। तो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा टाइम के साथ, काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ टाइम। तो ए को भी लिख सकते हैं dv बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर का, इसलिए dv v पर पावर -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, dt हो गया ये, सॉरी dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट जैसे ही कर देंगे यहां से यहां तक तो 0 से t, 0 से v, t हो जाएगा v पर पावर इसको इधर लेके चलाए है ना, तो जैसे ही इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा v पर पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा v पर पावर -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई t का। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर का है, यानी कि 1 बाई t का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी जो हो गया डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया t स्क्वायर का। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा 3 नंबर करेक्ट होगा। आंसर जो होगा 3 नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है 20। नेक्स्ट है 20। A small block is shot into each of the 4 ट्रैक। इस तरह का ट्रैक है ये, सोच लीजिएगा इस तरह का ट्रैक है ये, और एक वेलोसिटी ऐसे दे दिया गया है। ईच ऑफ द ट्रैक रेजेज टू द सेम हाइट, सबका हाइट सेम है, ये हाइट सबका सेम है, तो सबका सेम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो भी पहुंचेगा, मान यू से फेंकते हैं तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगा सबका चारों केस में भी सेम होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी राइज सबका सेम करेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जितना जो कमेगा सबका सेम कमेगा, तो फाइनली जो बचेगा तो सबके स्पीड क्या होगा सेम होगा। तो कहता है कि नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल इधर लगेगा टेंशन और इधर लगेगा सॉरी नॉर्मल और इधर लगेगा mg। हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए इक्वेशन मोशन लिख दीजिए, n प्लस mg इजिकल टू mv स्क्वायर बाई r। n बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। अब सोचिए कि v सबका सेम है, mg सबका सेम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो गया, रेडियस का हो गया ये। तो उस स्थिति में देखिए कि देखने से ही पता चल रहा है कि पहला जो ऑप्शन जो है
उसका टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ना। आर का वैल्यू जैसे ही कम है तो नॉर्मल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 21 A boy of mass m moving at a speed, ये बॉल है, बॉय नहीं है, बॉल है, एक बॉल है जिसका मास m है, ये u स्पीड से जा रहा था और इससे टकरा गया, जबकि ये रेस्ट में है, इससे ही रेस्ट में है। टकराने के बाद दोनों का स्पीड अब अलग अलग हो गया, मास सेम है। तो कहता है का कि काइनेटिक एनर्जी बॉल आफ्टर कोलिजन इज 5/8 ऑफ द ओरिजिनल। काइनेटिक एनर्जी जो है टकराने के बाद बचा काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv1 के स्क्वायर प्लस हाफ mv2 के स्क्वायर, वो 5/8 है इनिशियल का, हाफ me स्क्वायर होगा ना। हाफ m कैंसिल हो गया, v1 के स्क्वायर v2 के स्क्वायर इजिकल टू 5/8 u स्क्वायर। एक इक्वेशन हो गया यहां से। दूसरा है कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है। तो क्या लिखेंगे, पी इनिशियल इजिकल टू पी फाइनल। इनिशियल में हो जाएगा एम यू mv1 प्लस mv2, m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2 इजिकल टू हो जाएगा u। हमको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हमको निकालना है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। तो देखिए, तो v2 माइनस v1 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर, ये v1 के स्क्वायर v2 के स्क्वायर 2v1 v2 इजिकल टू ए स्क्वायर। v1 के स्क्वायर v2 के स्क्वायर रखे हुए यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 5/8 u स्क्वायर, 2v1 v2 इजिकल टू u स्क्वायर, 2v1 v2 इजिकल टू u स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 8, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 8। हमको निकालना है v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर होता है v2 प्लस v1 का होल स्क्वायर और माइनस 4v1 v2। इसका वैल्यू रखेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए, v2 प्लस v1 का माइनस 2 इंटू में हो जाएगा 2v1 v2। 2v1 v2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू रख देंगे यहां से, देख लीजिए यहां से, इसका वैल्यू यहां से रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना 6 u स्क्वायर बाई 8, और ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर बाई 4, सॉरी 2 u स्क्वायर बाई 8 यानी कि u स्क्वायर बाई 4। तो हो जाएगा v2 माइनस v1 बराबर u बाई 2। ठीक है। अब कहता है कि e का वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये हो गया u बाई 2 बाई u, कितना आ जाएगा ये 1/2 हो गया। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आंसर लिखेंगे कितना, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 22। नंबर देखिएगा 22। When body of density d and volume v, कहता है कि एक बॉडी है, इसका डेंसिटी रो है और वॉल्यूम भी है, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू भी मास हो जाएगा। इज फ्लोटिंग इन लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है ये, मतलब इसको हम लिक्विड में डाल दिए हैं, ये लिक्विड में डाल दिए हैं तो इसलिए फ्लोट कर रहा है। लिक्विड का डेंसिटी है रो,
तो कहता है कि इट्स ट्रू वेट इज भी रो जी। तो ट्रू वेट किसको कहते हैं? ट्रू वेट एम जी हो गया। एम जी, एम का वैल्यू तो निकालिए, रो भी जी, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है। ये लॉस इन वेट, लॉस इन इट्स वेट इज भी रो जी, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि भी रो जी नहीं हो। लॉस और वेट जो लॉस करेगा वो बायंसी फोर्स के बराबर होगा, और बायंसी फोर्स के लिए कितना अंदर में डूबा हुआ है, इमर्ज है ये सॉलिड, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इट्स अपरेंट वेट इज जीरो, एकदम करेक्ट है, इसका अपरेंट वेट जीरो होगा, क्योंकि ये फीलिंग नहीं करेगा। जैसे मान ले कि यहाँ पर कोई वही मशीन रख दिया जाए वेट करने वाला, तो ये रीडिंग जीरो देगा, मतलब अपरेंट वेट क्या होगा? जीरो, क्योंकि ऊपर बायंसी फोर्स नीचे बैलेंस किया गया। नेक्स्ट है 23 देख लीजिएगा। ट्वेंटी थ्री जो है, A metallic sphere floats in an immiscible mixture of water and a liquid जिसका डेंसिटी 12 into 10 to the power 3 है। लिक्विड का डेंसिटी जो है ज्यादा है किससे? वाटर से। तो लिक्विड नीचे रहेगा, ऐसा सोच लीजिए, यहां तक ये लिक्विड है, नीचे लिक्विड है जिसका डेंसिटी लिक्विड का दिया हुआ है 12 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। और ये जो लिक्विड है यहाँ पर, ये सब लिक्विड है और इसके ऊपर वाटर है, सच दैट 3/4 पोर्शन इज इन वाटर। पूरा यदि हाइट h है तो 3/4h हाइट का वाटर है, और h/4 डेप्थ तक है, ये लिक्विड है। और एक डेंसिटी ऑफ मेटल पूछता है, क्या होगा? ये नहीं दिया हुआ है, सॉरी, इसमें मेटल है एक डाल दिया गया है, ये मेटल का दिया हुआ है 3/4। मान लें कि इसका हाइट यदि h है, तो ये जो दिया हुआ है 3h/4, और ये जो लिक्विड में है h/4। सपोज दैट कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो कहता है कि डेंसिटी बताइए मेटल का। तो मान लेते हैं कि डेंसिटी जो है मेटल का, डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू डी मान लेते हैं, और रो वाटर का दिया हुआ है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी निकालने के लिए कहता है, तो इधर क्या लगेगा? इधर तो एक mg लगेगा टोटल, इधर बायंसी फोर्स, बायंसी दोनों लगाएगा, लिक्विड भी लगाएगा और प्लस वाटर भी लगाएगा, और इक्विलिब्रियम में है तो लिखेंगे कि mg प्लस v लिक्विड बायंसी फोर्स प्लस v वाटर, दोनों का सम के बराबर होगा, क्योंकि बैलेंस किए हुए हैं। इसका मास बराबर लिख सकते हैं, मास बराबर इसका वॉल्यूम गुने में डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया गुने में लेंथ, वॉल्यूम गुने डेंसिटी डी इंटू में जी। बायंसी फोर्स हो जाएगा लिक्विड भी रो जी लगाएगा, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू में h/4 डेंसिटी लिक्विड इंटू में जी, प्लस ये जो लगाएगा एरिया इंटू में, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो जाएगा 3h/4 वॉल्यूम हो गया, और रो वाटर गुने में जी। इसको सॉल्व करेंगे तो एच जी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो डेंसिटी हो जाएगा रो लिक्विड बाई 4 प्लस 3 रो वाटर बाई 4। तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? लिक्विड का इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और वाटर का भी रख देंगे। तो रखने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका 3.10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, और निकल जाएगा। यहाँ वैल्यू दोनों रख देना है, हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है 24। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 5/2 टाइम्स स्टील का है। वाई स्टील का
5/2 टाइम्स है y ब्रास का, ठीक है। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ, सेम एरिया, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। 1 स्टील एंड अदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, एक ही रूफ से दोनों टांग दिया गया है, एक ही रूप से दोनों टांग दिया गया है यहां पर, है ना, एक ही रूप से दोनों टांग दिया गया है। अब एक ही रूप से जब टांग दिया गया है तो फोर्स तो सेम लगेगा ना, दोनों पर फोर्स तो सेम लगेगा। तो अब फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स तो सेम लगेगा, तो फोर्स आने के वेट दोनों का सेम होगा। फोर्स स्टील का वही होगा जो फोर्स ब्रास का होगा, ठीक है। और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि y बराबर माने यंग मॉडुलस इजिकल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया बाई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ सेम है, फोर्स सेम है, ए सेम है और ए सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ का होगा ही। तो प्रॉब्लम में कहता है सेम लेवल then weights added to the steel and brass must be, अच्छा फोर्स ही पूछता है, लेवल सेम है, ये लेवल ही सेम है, तो लेवल सेम का मतलब हो गया, लेवल सेम का मतलब हो गया कि चेंज इन लेंथ भी सेम हो गया। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, माने यंग मॉडुलस का आ गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यंग मॉडुलस का आ गया। तो एफ जो है वहां पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, कितना नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 24 है ना, क्वेश्चन नंबर है 24 है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो फोर्स का रेशियो पूछता है, तो स्टील बाई फोर्स दिखाना है, किसका किसके बीच का, स्टील बाई ब्रास, तो गामा स्टील गामा ब्रास, स्टील ब्रास का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, तो रेशियो हो जाएगा 5:2। नेक्स्ट, ये फोर्स जो है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये, क्योंकि नीचे जब लटकाने के बाद ये भी नीचे आता है, ये भी नीचे तो नहीं आता है, तो चेंज इन लेंथ सेम हो गया, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट है (25). A rubber ball is taken to a depth 400 meter deep lake and its volume changes by 0.05%. बल्क मॉडुलस ऑफ रबर, देखिए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस, प्रेशर में चेंजिंग हो जाएगा एच रो जी, और ये है 0.5% यानी 0.05 फ्रैक्शनल चेंज हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो बीटा एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू है 400, डेंसिटी है 1000 वाटर है ये, और जी का वैल्यू 9.8 या 10 लेना है तो ले लीजिए 0.05, तो 10 ही रख लीजिए इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 26 है कि एयर बबल है, ये वाटर के अंदर एयर बबल है, तो अंदर का प्रेशर पूछता है एच डेप्थ पर है, एगो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P प्लस एच रो जी वाटर के कारण, प्लस एक ही सरफेस है इसका, इसलिए 2T/R होगा। दो सरफेस फ्री रहता क्योंकि एक ही सरफेस ना फ्री है एयर के साथ, ये जो एक ही सरफेस एयर के साथ फ्री है, दो एयर बबल तो है लेकिन वाटर के अंदर है, इसलिए अंदर में जो प्रेशर जो होता है एक्सेस प्रेशर, वाटर के अंदर में एयर बबल रहेगा, लिक्विड के अंदर में एयर बबल रहेगा, तो 2T/R, और एयर बबल यदि एयर में रहेगा तो 4T/R। ओके, इसलिए इसका आंसर हो गया इतना। 26 के बाद
27. A capillary tube of radius r can support a liquid of weight. देखिए कैपिलरी ट्यूब है ये. कैपिलरी ट्यूब का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग डाल दिए और यह कैपिलरी ट्यूब है तो पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा ऐसे. तो कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस r है और वेट सपोर्ट इतना करता है, सरफेस टेंशन लिक्विड का दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. तो देखिए वेट यानी mg बराबर हो जाएगा 2 पाई r इंटू में सरफेस टेंशन. तो पूछता है रेडियस निकालने के लिए, तो रेडियस निकालिएगा तो mg यानी वेट दिया हुआ है 2 पाई t. 2 पाई r मतलब किनारे किनारे की लंबाई ऐसे है ना. और ये कॉन्ट्रैक्ट एंगल हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि लगभग 0 डिग्री है. ठीक है, कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे उसको 0 डिग्री. तो इसमें आइएगा तो इसका वैल्यू जो रख दीजिएगा तो आता है 3.125 10 टू दी पावर -3 मीटर. रेडियस निकल जाएगा ये. उसके बाद है 28 है. देखिए 28 है. कहता है कि 125 spherical raindrops equal size are fall vertically through air at terminal velocity 1.6 meter per second. If these drops collapse to the form the big spherical drops, the terminal velocity क्या होगा. तो देखिए टर्मिनल जो वेलोसिटी जो होता है भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर का होता है. टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर का होता है. और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो रेडियस चेंज करेगा, तो नेचुरली है कि टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगा. तो पहले हम रेडियस देखते हैं कि बड़ा जब हो जाएगा तो रेडियस क्या होगा. तो जैसे मान लो कि इस तरह का है, बहुत सारे ड्रॉप्स है ये, और इसको मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है. ये कितना है 125 ड्रॉप्स है. तो इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 125 4/3 पाई आर बड़ा क्यूब, बड़ा इसका रेडियस हो गया. 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5r का क्यूब इजिकल टू r क्यूब. रेडियस हो जाएगा 5 टाइम्स. 5 टाइम्स रेडियस बढ़ जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि v1/v2 बराबर r1/r2 का स्क्वायर. v1 है 1.6, v2 निकालना है, r1 है r और ये है 5r का स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा, v2 हो जाएगा 25 इंटू में 1.6, ये जो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड. आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट 29. देखिए 29 जो है कहता है कि 2 कैपिलरीची ऑफ लेंथ L/2 और 4L ऑफ रेडियाई R/2. कहता है कि 2 लेंथ है ये, इसका लंबाई है L/2 और रेडियस है R/2. और दूसरा जो है इसकी लंबाई है 4L और रेडियस है 4R. दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा. तो कहता है कि नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द विल बी गिवन रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड x दिया हुआ है. x बराबर है पाई r पर पावर 4 प्रेशर डिफरेंस बाय ईटा इंटू में l. देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि प्रेशर डिफरेंस, इसको ऐसे लिख देंगे और दैट इज ए रेजिस्टेंस हो गया. ये पाइप का, ये पाइप का रेजिस्टेंस हो गया. तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 और दोनों सीरीज में हो जाएगा. और दोनों सीरीज में हो जाएगा तो हम लोग
दोनों जब सीरीज में हो जाएगा तो उस केस में आर का वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब दोनों सीरीज में हो जाएगा तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, R1 बराबर 8 ईटा एल के जगह L/2, अब पाई आर के जगह हो जाएगा R/2 पर पावर 4। R1 निकल गया और वैसे R2 निकाल लेंगे 8 ईटा 4L है ये, सॉरी 4L इजिकल टू R2 जो निकालेंगे, R2 कितना हो जाएगा ये 4R के स्क्वायर, 4 हो जाएगा पावर। R1 R2 निकाल लेंगे तब फिर जो रेट जो निकालना रहेगा, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि P पहला का रेट अब प्लस दूसरा का रेट, माने पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट यदि निकालिएगा तो R1 प्लस हो जाएगा R2, तो R1 प्लस R2 यदि निकाल लेते हैं यहां पर, तो टोटल रेट निकालना रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो टोटल P और ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 64/9x, ओके। इसलिए इस केस में आंसर जो हो जाएगा और 4 नंबर। नेक्स्ट है 30 नंबर। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन A, B एंड C रिप्रेजेंट लेंथ। A, B, C लेंथ है ये, तो A प्लस B भी लेंथ होगा, AB हो जाएगा एरिया का यूनिट, AB बाई C लेंथ हो जाएगा, और A बाई B प्लस C जो होगा, जो 4 दिया हुआ है वह यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि B प्लस C यहां पर लेंथ होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहता है कि A, B, C और D ये सब क्या है, A, B, C तीन ही है, ये लेंथ है ये, तो A प्लस B भी क्या होगा, लेंथ ही होगा, और AB जो होगा वो लेंथ के स्क्वायर होगा। लेंथ के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ये। AB बाई C करेंगे तो AB लेंथ ही होगा, और A बाई B प्लस C करेंगे तो यूनिट लेस होगा, कुछ नहीं होगा। अब ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन क्या कहता है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। पहला कहता है कि 2 ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ, 2 को डायमेंशन लेंथ का है, एकदम सही है। एक ए वाला है और एक ए वाला है, लेंथ का डायमेंशन है। 1 ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ एरिया, एक डायमेंशन एरिया का है, देखिए एक डायमेंशन जो है किसका है, एरिया का, ये भी सही है। थर्ड है 1 ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन यानी लेंथ का क्यू, मीटर क्यू एक भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो गलत है। और लेंथ नॉन ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ये सही है, क्योंकि एक भी डायमेंशन का वॉल्यूम, एक भी वॉल्यूम का डायमेंशन नहीं है, ओके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड मतलब 1, 2 और 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ओके। 30 के बाद है 40 नंबर। कहता है 30 नंबर 31 कि A दिया हुआ है 4i प्लस 3j और B दिया हुआ है i माइनस 2j। यूनिट वेक्टर पूछता है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B निकालने के लिए हम लोग करेंगे ij के, i हो जाएगा 4 3 0 1 माइनस 2 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये दोनों हो जाएगा 0 0, खाली के वाला बचेगा, तो के वाला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा -8 और -3 इंटू में के, ये हो जाएगा -11 के। यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया
इसी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इतना बाई इतना का मैग्नीट्यूड। अब परपेंडिकुलर इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर में प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर होता है और बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर होता है। ओके, इसलिए इसको सॉल्व करिएगा तो प्लस माइनस किया जाएगा आंसर। अब प्लस माइनस किया गया तो आंसर हो गया प्लस वाला, आंसर थर्ड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 32 नंबर देख लीजिएगा, 32 नंबर है। इफ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस x एंड टाइम t दिया हुआ है अल्फा एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा, तो रिटार्डेशन पूछता है तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो करेंगे तो भी आएगा, दूसरा बार करेंगे तभी एक्सेलरेशन आएगा। एक बार करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा ये हो जाएगा 2x भी हो जाएगा प्लस v बाई बीटा हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन भी हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x भी हो गया, वेलोसिटी निकल गया। यहां से हम भी निकाल सकते हैं, माने 0 इक्वल टू 0 नहीं u1 होगा ना, u1 हो गया ये 2 अल्फा एक्स भी प्लस v बीटा, यहां से v निकाल लो, v हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस 1 बाई बीटा, ये भी निकल गया, कोई बात नहीं है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब 0 होगा भी, ये 0 हो जाएगा, 2 अल्फा बाहर हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला गुने में दूसरा का डिफरेंशिएशन और प्लस दूसरा गुने में पहला का डिफरेंशिएशन एक्स का भी हो गया, अब प्लस इसका हो जाएगा ए और बीटा तो हो गया बाहर, माने 1 बाई बी। हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इसमें हम लोग 0 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स ए प्लस 2 अल्फा भी स्क्वायर प्लस ए बीटा, हमको इसको इधर कर देते हैं, 2 अल्फा भी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस 1 बाई बीटा इंटू में ए, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई भी, इसको माइनस हो गया ये, इसके जगह पर 1 बाई भी ए, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा भी क्यू, रिटार्डेशन जो हो गया 2 अल्फा डी क्यू, यानी कि ये जो आंसर जो है इसका हो जाएगा 3 नंबर सही। 33 है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टेक एयर। देखिए जब एयर रेजिस्टेंस काउंट करते हैं तो ऊपर जाने में टाइम कम लगता है जबकि आने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो गया फर्स्ट सही है, क्योंकि ऊपर जैसे ही जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और एयर रेजिस्टेंस में नीचे लगाता है फोर्स, है ना, और जैसे ही नीचे आता है तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स इधर लगेगा ऊपर, जी के अगेंस्ट काम करेगा, इसलिए उसको धीरे धीरे आने देता है, टाइम ज्यादा लगा देता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 34 में प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया गया है, यू बराबर है 69 प्लस 45 जे। प्रॉब्लम देखिए, a projectile is a projected from ground with initial velocity acceleration to gravity g is along the negative y direction by the maximum displacement in x। maximum displacement रेंज हो गया, maximum displacement कहां तक जाएगा, x होरिजेंटल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज होगा, रेंज पूछता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2ux uy by g, 2ux की जगह हो जाएगा 16 और ui की जगह हो गया 45 और g का वैल्यू 10, इसको सॉल्व करिएगा तो 144 मीटर आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
35 है, देखिए 35 है। Two particles A and B are thrown simultaneously from the same point at the same angle theta. सेम ही एंगल पर फेंका गया है दो पार्टिकल को, लेकिन एक का स्पीड है v प्लस यू और दूसरा का स्पीड है v माइनस यू। स्पीड अलग अलग है लेकिन एंगल सेम है। तो कहते हैं कौन सही है, कौन सही होगा? द डिफरेंस इन देयर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पहला के लिए चलेंगे, पहला के लिए प्लस वाला है 1, तो हो जाएगा v प्लस यू का होल स्क्वायर, थीटा तो वही होगा, और दूसरा के लिए हो गया v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो डिफरेंस पूछता है तो h1 माइनस h2, तो v प्लस यू का होल स्क्वायर माइनस v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा 2u साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा 4uv साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आंसर पहला जो है सही है। दूसरा भी देख लेते हैं। दे रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल पूछता है, दे रीच टाइम इंटरवल पूछता है, मान ले टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाने में जो टाइम लगता है उसका अंतर। तो टाइम 1 किसका टाइम जो है, टाइम ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला लगते हैं टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पर जाने में u साइन थीटा बाई g, मैक्सिमम हाइट पर जाने में जो टाइम लगता है। तो इसका टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि u प्लस v प्लस यू है, तो t1 माइनस t2 हो जाएगा u प्लस v साइन थीटा बाई g माइनस u माइनस v साइन थीटा बाई g। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, u प्लस v माइनस u प्लस v साइन थीटा बाई g। ये लगता है कि v से ये कैंसिल हो जाएगा, तो v माइनस यू है ना, सॉरी v माइनस यू है, तो v माइनस यू हो जाएगा ये, तो माइनस v प्लस यू, तो कैंसिल हो जाएगा कौन, v कैंसिल हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई g। तो ये भी आंसर हो जाएगा सही है कि नहीं, ये भी आंसर हो जाएगा सही। पहला जो है ऑप्शन जो है थर्ड भी सही हो जाएगा। दो को जब मिल गया है, यहाँ पर v प्लस यू है, माने u प्लस v माइनस v, टाइम का जो डिफरेंस करेंगे तो प्लस यू। थर्ड जो ऑप्शन देख लीजिए, दे विल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द uv, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ग्राउंड, माने रेंज का डिफरेंस निकालना है। तो रेंज का डिफरेंस निकालना है तो r1 माइनस r2, r1 निकालेंगे, इसका रेंज ज्यादा होगा तो इसका रेंज ज्यादा होगा क्योंकि प्लस है ये और ये माइनस है। तो रेंज देख लीजिए, तो रेंज का वैल्यू जो हो गया v प्लस यू का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी माइनस v माइनस यू का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा u भी साइन 2 थीटा बाई जी। तो
35 का जो आंसर जो है, इसका जरा देख लीजिए था, इसका 35 का आंसर एक तो मिल ही गया हमारा ही, लेकिन ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया ना, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर है भी दिया हुआ है, यहाँ पर यू दिया हुआ है, इसलिए तो दो ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला पहला नंबर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u भी साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा इसका, फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो 35 का जो आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर देखिए, ये भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यही जब कैंसिल हो जाएगा, ये निकालना चाहते तो ऐसे निकालिएगा, नहीं आएगा जब, क्योंकि यही नहीं आया तो फिर ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता है। उसके बाद 36 नंबर देखिएगा, 36 जो है पहला कहता है कि पहला जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया, यह एनर्जी डेंसिटी का माने, एनर्जी डेंसिटी माने जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इंटू में हाफ का तो कोई यूनिट है नहीं, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन का हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा यूनिट जो हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, तो पहला का थर्ड है। अब दूसरा देख लेते हैं, देखिए YA/L जो हो गया माने यंग मॉडुलस है, देख लीजिए यंग मॉडुलस को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, अब गुने एरिया इंटू में लेंथ, फोर्स बाई एरिया, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ ना, हो गया। इस तरह से लिखिएगा ये, तो एरिया भी एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स बाई डेल्टा एल हो गया, माने न्यूटन मीटर -1 माने न्यूटन दूसरा हो गया, इसलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन में माने फर्स्ट हो गया सही आपका, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो गया सही। 37 जो है, 37 का जो 37 का जो ग्राफ जो दिया हुआ है, इधर एक्स है इधर यू है और ऐसे दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा कि यहां पर जो स्लोप जो होता है इसका du/dx यानी स्लोप वो माइनस एफ कहलाता है ना, यानी कि एफ बराबर होता है माइनस du/dx, एफ बराबर माइनस du/dx होता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर का स्लोप क्या आएगा, तो यहाँ पर स्लोप है नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, 90 डिग्री से कम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 4, पहले पॉजिटिव माने ए पर पॉजिटिव फोर्स है और बी पर नेगेटिव, ठीक है। 38 नंबर देखिएगा, conveyor belt is moving on a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड। कन्वेयर बेल्ट का जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है। बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है 0.4। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटेड टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट टेक जी बराबर 10। कितना दूर तक जा करके रुक जाएगा, तो देखिए बेल्ट जैसी मूव कर रहा है ऐसे, मान लो बेल्ट जा रहा है ऊपर से गिरा दिए, जैसे गिरा देंगे तो कुछ दूर तक साथ चलेगा, फिर साथ साथ चलेगा, तो एक दूसरे पर फिर स्लाइड नहीं करेगा, तो ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में, बेल्ट के रेस्पेक्ट में वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा कितना, माइनस म्यू जी,
स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2g 2a, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बाई म्यू जी, 4k स्क्वायर हो जाएगा 16 बाई म्यू का वैल्यू 0.4 और जी का वैल्यू 10। इसका आंसर जो है म्यू का वैल्यू 0.4 है, जी का वैल्यू 10 लेना है। अच्छा 2 भी है, 2 छूट गया है, तो कितना आ जाएगा ये 16 बाई 8 यानी 2 मीटर, माने डिस्टेंस जो तय करेगा, डिस्टेंस जो यानी कितना डिस्टेंस बेल्ट पर स्लाइड करेगा वो 2 मीटर। नेक्स्ट है 39, an engine pump water is a house pipe, water passes through the pipe, lifts at the speed 3। वाटर जो पाइप से निकल रहा है, ये पाइप है, इसे पानी निकल रहा है 3 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है, लेकिन मास तो चेंज कर रहा होगा। मास पर यूनिट लेंथ यानी डीएम बाई डीएल दिया हुआ है, लेंथ ए दिया हुआ है 50 kg पर मीटर। पावर पूछता है इंजन का, था पावर का जो फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग डीएम बाई डी टी इंटू में भी लिखते हैं, इंटू में भी, तो डीएम बाई डी टी इंटू में भी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि डीएम बाई डी टी नहीं दिया हुआ, डीएल दिया हुआ है, तो डीएल बाई डी टी कर दे रहे हैं अपना मन से। अब इसको फिर भी लिखेंगे, तो डीएम बाई डी एल इंटू में भी, तो भी क्यू हो जाएगा। ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 50 और इसका वैल्यू है 3 पर पावर 3, ये हो जाएगा 27 वाट। ये सॉल्व करिएगा 1350 वाट आएगा, 1350 वाट। ओके, नेक्स्ट है 40 नंबर। A car of mass m starts from rest, accelerate so that instantaneous power delivered to the car is constant magnitude। पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू। पावर कांस्टेंट है तो पावर का जो फार्मूला होता है एफ इंटू में भी, पावर कांस्टेंट है तो एम इंटू में ए के जगह पर लिख सकते हैं कि डीवी बाई डी टी इंटू भी। तो वेलोसिटी पूछता है किसके साथ, टाइम के साथ साथ। हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये है तो ये हो जाएगा भी डी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो भी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का हो जाएगा, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई टी पर पावर 1 बाई 2 का, यानी आंसर इसका हो जाएगा 40 का 2। 41 इधर देख लीजिएगा, 41 41 इन फिगर्स गिवन बिलो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये इधर टाइम दिया हुआ है और इधर पोजीशन दिया हुआ है, और ग्राफ इस तरह से है। ये ऐसा एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है। और ये है 6, मास दिया हुआ है 0.2 kg। इंपल्स पूछता है 4 सेकंड में। इंपल्स आने की, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है 4 सेकंड के जस्ट पहले देखेंगे तो जस्ट पहले वेलोसिटी ये हो गया इस लाइन का स्लोप, तो वेलोसिटी हो जाएगा 6/4 स्लोप इसका आने की 1.5। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मास कितना है 0.6, 1.5 कितना आ जाएगा 0.3। इनिशियल हो गया मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, फाइनल अब 4 सेकंड के जस्ट बाद देखेंगे तो इस पर आ जाएगा। तो ये तो रेस्ट वाला केस ना है, तो फाइनल मोमेंटम 0। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा -0.3।
43 kg मीटर पर सेकेंड, इसी को इंपल्स कहते हैं। ओके, 42 नंबर देख लीजिएगा। 42 नंबर, इनफॉर्म रड ऑफ मास एम, लेंथ 12 है, लेंथ 12 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इलोंगेशन पूछता है। तो देखिए हम लोग अपने वेट से जब इलोंगेशन निकालेंगे तो एवरेज लेके चलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे इंटीग्रेट करे पड़ जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो एवरेज से हम लोग कैसे निकाल लेंगे जरा देख लीजिए। जैसे इसी के वजन के कारण, इसी के मान लीजिए कि लंबाई इसका एल है, अपने वजन के कारण इलोंगेशन हो रहा है, तो हम लोग अपने वजन के कारण इलोंगेशन, तो हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रेस बराबर y इंटू में स्ट्रेन यानी यंग मॉडुलस, फोर्स हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। लेंथ जो पूरा लेंगे वो आधा ले लेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग पूरे यदि लेंथ लेते हैं वेट के कारण, तो फोर्स बराबर ये हो गया। ये ऐसे सोचिए, एक फार्मूला निकाल दे रहे हैं, पहले इतना हो गया, तो पूछता क्या है, इलोंगेशन। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एफ एल बाई कितना, एफ एल बाई वाई, एफ बाई एरिया हो जाएगा, तो एफ बाई ए इंटू में एल। ऐसे हो गया जनरल फार्मूला। माने यदि किसी वेट को हम लोग लटका देंगे तब इतना हो जाता है ऐसे, लेकिन अपने वजन के कारण जब लटकाना होगा, ये अपने, एक मिनट देख लीजिए यहां से, ऐसे स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया, और ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ बराबर हो जाएगा एफ इंटू में एल बाई वाई इंटू में ए। अब अपने वेट के कारण जब सोचिएगा तो इसका आधा कर देना है, एवरेज ले लेना है, एवरेज ड्यू टू, न तो इंटीग्रेट कर पड़ेगा ऑन इट्स वेट, ऑन वेट। अपने वजन के कारण देखना है तो एवरेज लेना होगा, एवरेज चेंज इन लेंथ जो होगा, चेंज इन लेंथ जो होगा इसका आधा कर देना होगा। तो लेंथ यहां पर 12 दिया हुआ है, तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एल, और एफ का वैल्यू वजन ले लीजिएगा एम जी एल बाई वाई ए। आंसर कौन हो जाएगा, सेकेंड। माने यहां पर जनरल जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं चेंज इन लेंथ, लेकिन अपने वेट के कारण जब निकालना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेंगे मतलब इसका आधा, माने यहाँ पर बोला इलोंगेशन तो लगभग 0 होगा, इस यहाँ पर इलोंगेशन लगभग, और हर जगह इलोंगेशन होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, तो एवरेज हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका हाफ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो फिर इंटीग्रेट करने पड़ जाएगा। ओके, 42 के बाद के बाद है 43। तो 43 जो है, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर, बहुत सारा लिक्विड ड्रॉप है, सर्टेन नंबर, रेडियस इसका आर है, और बड़ा रेडियस बन जाता है, और इसका वॉल्यूम भी है। तो इसका वॉल्यूम भी है तो इसका भी तो वॉल्यूम भी ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि सब कोलैप्स करेगा, मिलेगा। सरफेस टेंशन टी ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन जो है टी है, लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है। तो कहता है कि एनर्जी बराबर क्या होगा, तो एनर्जी का मान लेते हैं कि एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी क्या करेगा, तो सरफेस टेंशन गुने सरफेस एरिया को हम लोग एनर्जी कहेंगे, है ना, चेंज इन एनर्जी। तो सरफेस टेंशन गुने सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, शुरू में एनर्जी कितना होगा, U1। ये तो पता नहीं है कितना ड्रॉप्स है, मान लेते हैं कि n ड्रॉप्स ले लेते हैं, तो इसका सरफेस टेंशन T है,
अब गुने में इसका एनर्जी कितना होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एन और इंटू में सरफेस टेंशन। तो हो ही गया, ये इनिशियल एनर्जी होगा। फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी हो जाएगा सरफेस टेंशन गुने में एरिया, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ई एन नंबर, इसको हटा देना है। तो ई कैसे हटेगा जरा देखिए, एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एनर्जी ये वाला क्या हो गया, एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पर एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज कितना करेगा, तो ये इनिशियल में से फाइनल का कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि फाइनल कम रहेगा, इनिशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर एन टी माइनस टी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम देख लीजिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर भी होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3v/r। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर के जगह पर क्या रख देंगे, 3v/r रख देंगे। उसके बाद इसके जगह पर रख देंगे हम लोग, देखिए 4/3 पाई आर क्यू इंटू में एन बराबर भी होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर एन बराबर हो जाएगा 3v/r। इसके जगह पर रख देते हैं, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर एन के जगह पर कितना हो जाएगा, 3v/r इंटू में सरफेस टेंशन माइनस सरफेस टेंशन, इसके जगह पर क्या रख देंगे, देख लीजिए यहाँ कितना, 3v/r। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, 3vt कॉमन ले लेंगे तो 1/r माइनस 1/R। आसानी से सॉल्व करेगा, इतना एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि आर का वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका एनर्जी जो है ज्यादा था, बाद में एनर्जी कम गया, इसका मतलब कि एनर्जी क्या करेगा, रिलीज हुआ। ओके, नेक्स्ट है 44 जो है, देखिए 44 जो है, और वही रेट वाला है। रेट जो होता है, पानी जब फ्लो करता है पाइप से, माने विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस नहीं, विस्कस लिक्विड, विस्कस रेट जो होता है विस्कस लिक्विड के लिए अलग होता है और नॉन विस्कस के लिए अलग होता है। तो नॉन विस्कस यदि लिक्विड फ्लो करता है तो हम लोग तो रेट आने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा ही लेते हैं, लेकिन यदि नॉन विस्कस यदि है तो वो जो रेट जो होता है, क्यू जो है प्रेशर इंटू में पाई आर पर पावर 4/8 ईटा एल होता है कि ना। रेट को हम लोग क्यू लिखते हैं, तो रेट को यदि हम लोग क्यू लिखते हैं तो ये रेट हो गया ये। तो अब कहता है कि वाटर इज फ्लो फ्रॉम रिजर्व वायर थ्रू 2 पाइप ऑफ लेंथ दिया हुआ है दोनों का, फिक्स्ड एट द बॉटम रिजर्वायर, द डायमीटर ऑफ द बोर्स भी दिया हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑफ दीज पाइप ऑफ। अब देखिए दोनों बॉटम पर है तो प्रेशर डिफरेंस तो सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये भी लिक्विड एक ही है। तो रेट जो हो गया क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पर पावर 4/L हो गया। तो Q1/Q2 रेट का रेशियो R1/R2 पर पावर 4 अब गुने में L2/L1 पर पावर 1, माने कुछ भी नहीं, पावर 1 है। तो कहता कि इसका रेट निकाल लीजिएगा। R1 कितना है, 8/32 पर पावर 4, L2 कितना है 32/4, ये हो जाएगा 4, तो 1/4 पर पावर 4 इंटू में 8, तो कितना हो जाएगा 1/4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने में 8, कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 2 से, तो 1/32 आ गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:32।
आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट है 45। When a large bubble rise from the bottom of a lake to the surface, its radius becomes triple. रेडियस 3 गुना हो गया है। जैसे कहता है कि बबल है, यहां था, पानी के अंदर है ये, और फिर यहां 3 गुना बढ़ गया रेडियस। रेडियस 3 गुना बढ़ने का मतलब इसका वॉल्यूम जितना भी था, तो वॉल्यूम जो है आर का क्यू होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल ड्रॉप होता है, तो स्फेरिकल ड्रॉप होगा तो वॉल्यूम रेडियस यदि 3 गुना बढ़ गया तो इसका जो वॉल्यूम जो होगा 3 पर पावर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 3 पर पावर 3 टाइम्स का मतलब हो जाता है कि 27 गुना बढ़ गया, 27 टाइम्स। यहां पर आने के बाद वॉल्यूम हो जाएगा 3v। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू द कॉलम ऑफ हाइट h, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है h हाइट के बराबर है। डेप्थ बताइए कितना होगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ का P वही होगा जो इसके बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2P। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर P है तो यहाँ पर 2P हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि H इतना दूर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना आ जाएगा, P1 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, P1 हो जाएगा 2P इंटू में V, P2 हो जाएगा कितना, P इंटू में 3V, सॉरी 3V नहीं है 27V, 27V। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर का प्रेशर P1 V1 इजकल टू P2 V2। यहां का प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, वॉल्यूम भी हो गया, यहां पर प्रेशर हो गया, अब प्लस 27 भी हो गया। इसको इधर कर दो तो P इंटू में V प्लस V से भी तो कैंसिल हो गया, तो P प्लस H रो जी बराबर 27P। इसको इधर कर देते हैं तो H रो जी, ये वाला H है, स्मॉल h कर दो इसको, बराबर 26P। इसलिए आंसर हो जाएगा, माने H रो जी जो है 26P है, इसका मतलब कि आंसर हो जाएगा 26H, है ना। आंसर कितना हो जाएगा, 26H हो जाएगा ये, क्योंकि H रो जी जो है 26P है, माने यही वाला हो गया 26P और इस 26H। तो ये हो जाएगा 26 के बराबर हो गया, इसके बराबर है, इसका मतलब है कि आंसर कितना हो जाएगा 26H। ठीक है। ऐसे लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। अब P बराबर हो जाएगा H रो जी, लो ये H S से कैंसिल हो जाएगा, तो H बराबर कितना आ जाएगा 26H। देख लो 45 के बाद 46। लेयर ऑफ ग्लिसरीन ऑफ थिकनेस 0.5 इज प्रेजेंट बिटवीन लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो लार्ज है ना, तो कहता है थिकनेस दिया हुआ है, मतलब H दिया हुआ है, हाइट Y भी मान सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, और एरिया दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर। फोर्स पूछता है क्या हो, और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्कोसिटी भी दिया हुआ है 0.08 kg मीटर -1 सेकंड -1। देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स N कितना होता है, N
विस्कस जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा इंटू में ए वी बाई वाई। यहाँ पर देख लेंगे, इसमें हम लोग सबको डाल देते हैं। एन का वैल्यू, ई का वैल्यू 0.08, 0.4, भी का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू हो गया ये वाला 0.5 मिलीमीटर है तो -3। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 128 न्यूटन आएगा, 128 न्यूटन आ जाएगा। ओके, उसके बाद है 47 में इस तरह का प्रॉब्लम है। ये ब्लॉक को रख दिया गया यहां, ये ब्लॉक को रख दिया गया है और इसको खींच गया है पीछे, ये थीटा है। तो कहता है कि यदि हम इसको यू से खींच रहे हैं, ये वाला यू से, ये वाला भी जाएगा इधर यू से ही, तो कहता है कि ये आगे की ओर कितना से जाएगा, आगे की ओर कितना जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि आगे की ओर वेलोसिटी भी ले लेते हैं, तो भी का एक कंपोनेंट इधर ले लेंगे और एक इधर ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, भी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू। हम लोग एकदम शॉर्टली ऐसे बनाएंगे, भी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, तो भी बराबर हो जाएगा यू बाई कॉस थीटा। 48 48 नंबर देखिएगा। An object is dropped from the top of the tower. It travel a distance x in the first second. कहता कि टावर है ये टावर का हाइट नहीं पता, लेकिन 1 सेकंड में x दूरी जाता है ये नीचे, 1 सेकंड में। किसी बॉडी को छोड़ देते हैं तो लास्ट जो 1 सेकंड में दूरी तय करता है 9x, ये लास्ट सेकंड में। तो कहता है कि हाइट बताइए टावर का। तो हम सोचते हैं कि मान लें कि यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है n सेकंड, n निकल जाएगा तो हाइट निकल जाएगा यहां से। हमको पहले कोशिश करना है n निकालने के लिए। तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x बराबर हाफ g इंटू में 1 के स्क्वायर, और 9x वाला लास्ट सेकंड में तो हाफ g इंटू में 2n माइनस 1 लास्ट सेकंड में। x का वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो हो जाएगा 9 इंटू में 1/2g, 1/2g इंटू में 2n माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आ गया 5, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो 10 हो जाएगा, n बराबर 5। n बराबर 5 माने 5 सेकंड लगेगा इसको आने में। तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, तो h बराबर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तो हाफ गुने में 10 इंटू में 5 के स्क्वायर, 125 मीटर अप्रोक्स होगा, क्योंकि g का वैल्यू 10 लिए हैं तब। तो आंसर हो जाएगा 125 मीटर 48 का। 49 नंबर देख लीजिए। 49 है वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट है। वेलोसिटी जो है दिया हुआ है ना, ऐसे है ये। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेलोसिटी है 5i प्लस 12j। जैसे यहां गिरेगा तो x तो वही को ही रहेगा, y खाली माइनस हो जाएगा, मान ये वाला माइनस हो जाएगा और बाकी ये वही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5i माइनस 12j। आंसर हो जाएगा 3। और ये जो है 50 नंबर देख लीजिएगा। देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं ऊपर से नीचे, तो हाइट के साथ साथ रिलेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u यदि 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, माने v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h का ये ग्राफ जो होगा पैराबोला होगा। स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, इसलिए स्ट्रेट लाइन वाला थर्ड नंबर जो ऑप्शन जो है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब बच गया है 1 और 2 और 4 में। 1, 2, 4 में जरा सोच लीजिए कि यदि ग्राउंड पर से किसी को हम ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, छोड़ेंगे, यहां से नीचे आएगा, तो फिर अचानक फिर ऊपर जाता है d/2 दूरी पर। पहले d से गिराए हैं, फिर d/2 तक ऊपर गया है। तो शुरू में v है निगेटिव, अब बाद में v क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो v का जो ग्राफ जो है ए वाला, यही हो सकता है कि शुरू में निगेटिव हो गया है
अब बाद में पॉजिटिव के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। इसलिए इसका जो आंसर जो हो जाएगा 50 नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रहा था तो नेगेटिव था, और ऊपर जा रहा है टकराने के बाद कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड से जब कोलाइड किया है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया है। तो वेलोसिटी का दो हो गया। तो एक तो कि पैराबोलिक तो होगा ही, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसलिए ये ग्राफ जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्राफ में देख रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा जो वेलोसिटी जो है ग्राफ में वो नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। और आप लोग बस यही, थैंक यू।